नमस्कार सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर गिरिराज के ऊपर है और गिरिराज से हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो आज के फैक्ट है उसकी तरफ चलते हैं। इससे पहले आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको राइट डाउन करना है। ये सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी। तो अगर हम बातचीत करें तो आपके सामने हेडिंग है। जो हेडिंग है, ये हेडिंग इस तरह है। पहले हेडिंग को देखिए, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम लागू करने में हिमाचल प्रथम। तो पहले तो ये जो आपके सामने हेडलाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हेडलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम बातचीत करें तो इस हेडलाइन से ही एक क्वेश्चन बन रहा है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम लागू करने में हिमाचल प्रथम। अब ये क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो अगर हम बातचीत करें तो एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग को अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये दिल्ली में हुई और दिल्ली में जितने भी हमारे पुलिस कर्मचारी थे वो गए थे। तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश को कि जो अपराध होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए पुरस्कारित किया गया है। और ये क्यों पुरस्कारित किया गया? तो हिमाचल में जो है दूसरे वर्ष इस उपलब्धि से सम्मानित होने वाला राज्य इसको कहा गया है। अगर हम बातचीत करें तो ये जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से गत दिनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुड प्रैक्टिसेस इन द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम ऑफ इंटरपरेबल क्रिमिनल जस्टिस के विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन को जहां पर आयोजित किया गया था वो स्टेशन दिल्ली था। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली की बातचीत आए तो दिल्ली में ये समिट हुआ और इस समिट के अंदर घोषणा की गई, कि जो दिल्ली है, दिल्ली में ये घोषणा की गई कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश जो एक छोटा सा जिला है, उस जिले में इस तरह का जो सम्मान है वो प्राप्त करना अपने आप में एक उपलब्धि है। अब इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से देखो, ये जो प्लान था, ये प्लान इस तरह का था कि जो ऑनलाइन ट्रैकिंग होती है उसके माध्यम से क्या किया जाएगा? क्राइम को रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे वर्तमान में नए नवनिर्वाचित सीएम जी है, उन्होंने भी जो हमारी हिमाचल प्रदेश पुलिस है उनको बधाई दी और साथ में जो हमारे डिप्टी सीएम जी हैं उन्होंने भी बधाई दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतिष्ठित CCTNS पुरस्कार प्राप्त करने के उपरांत हमारे जो माननीय सीएम जी है उन्होंने क्या किया, जो महानिदेशक संजय कुड़ू जी है उनको और साथ में राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने रेरा प्रमुख डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी, ये जो सारे के सारे हैं। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही है, अतिरिक्त सचिव। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमारे लिए बन रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल जो एडवाइज़र है वो हमें याद रखना है, सुनील शर्मा। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी है तो प्रबोध सक्सेना व DIG के चौधरी। तो इन्होंने भी क्या किया, इस सम्मान के लिए जो हमारी HP पुलिस है उनको बधाइयाँ दी। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन यही है कि ये जो मैंने हेडलाइन बताई और इसके अलावा जो सुनील शर्मा राजनीतिक सलाहकार है वो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने ज़्यादा यहाँ से कुछ भी नहीं देखना है। उसके बाद ये हमारे लिए बिल्कुल भी यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी सरकार, ये जो हमारे डिप्टी सीएम जी है उन्होंने ये डिक्लेरेशन
किया है। अब इससे क्या होगा, देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, पर इससे अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ तो जो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है तो हमारे देश के अंदर क्या होगा, जो प्रदूषण है उस समस्या से हम क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, प्रदूषण से छुटकारा पा सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण से छुटकारा पाने के साथ साथ ही जो ऊर्जा की समस्या है, ऊर्जा की जो समस्या है, ऊर्जा की समस्या है, उस समस्या से भी निजात पा सकते हैं। अगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, उसको अगर बढ़ावा दिया जाता है तो ये चीज़ आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद रखना है। क्या करना है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट वन चीज़ है वो इस तरह है, आप अच्छे से क्या करेंगे, इन चीज़ों को करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बातचीत करें तो एक कहानी है, और कहानी है पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र कुब्जा पवेलियन। तो पहली बात तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो एक कुब्जा पवेलियन है कहाँ पर स्थित है, ये कुब्जा पवेलियन कहाँ पर स्थित है। तो कुब्जा पवेलियन की बातचीत की जाए तो यहाँ पर आपको लिखा भी है रेणुका, कहाँ पर है, रेणुका। तो ये रेणुका जो है, रेणुका जी के आस पड़ोस में है। और रेणुका जी आपको पता है कि एक तीर्थ स्थल है, रेणुका जी क्या है, एक तीर्थ स्थल है। और ये रेणुका जी तीर्थ स्थल होने के साथ साथ ही ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको सिरमौर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको सिरमौर में ये देखने को मिलेगा, रेणुका जो तीर्थ स्थल है। और कुब्जा जो है एक पर्यटन स्थल भी है, और साथ में ये स्टेडियम भी है, आप अच्छे से जान रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कहाँ पर है, तो अगर हम इसकी बातचीत करें तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। और सिरमौर की मैं कई बार आपसे बातचीत कर चुका हूँ, इसका पुराना नाम जो है आपको सुलोकना देखने को मिलेगा, सुलोकना। शुभम प्रकाश इसके क्या थे, संस्थापक थे। इसके अलावा गिरी आर और गिरी पार का रीजन जो है वो आपको सिरमौर में देखने को मिलता है। अगर हम बातचीत करें तो सिरमौर में आपको चूड़धार या चूड़चांदनी जो पर्वत श्रृंखला है वो भी देखने को मिलती है। नाहन इसका हेडक्वार्टर है। हमारे हिमाचल प्रदेश का पहला जीवाश्म पार्क आपको सुकेती जीवाश्म पार्क यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसकी बातचीत की जा रही है। और अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इसके बारे में, जो कुब्जा स्टेडियम है, इसके बारे में एक कहानी है। माना जाता है कि कुब्जा एक क्या थी, नर्तकी थी। क्या थी, कुब्जा एक नर्तकी थी। वो सिरमौर के राजा के यहाँ काम करती थी, और सिरमौर के राजा के यहाँ काम करते करते वो संगीत में पारंगत थी। इसके अलावा वो आध्यात्मिक जो ज्ञान था उसमें भी पारंगत थी। वो नृत्य किया करती थी, जो कौन सा था, ठुमरी और गजल में इसका काफ़ी ज़्यादा, हाँ मतलब क्या था, इंटरेस्ट था, इसको ये किया करती थी। तो इसने क्या किया कि इस महल को क्या किया था, बनाया था। ऐसी मान्यता सिरमौर की जो परंपराएं हैं, दंत कथा हैं, उसमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो सामान्य लोग जो होते थे, ज़रूरतमंद लोग जब जाते थे तो इस महल में ठहरते थे। ये इसलिए बनाया गया एक महल था। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो है कहाँ पर है और किसके लिए फेमस है, तो अगर आप यहाँ पर इस इमेज को अच्छे से देखें तो ये आर्ट एंड कला का क्या है, नज़ारा है, पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो तत्कालिक जो सिरमौर के वरिष्ठ अभियंता पंडित लक्ष्मीचंद की देखरेख में संपूर्ण लौह सामग्री से निर्मित सराय का निर्माण 197 दिन के रिकॉर्ड में किया गया था। और इस समय में लगाया गया लोहा नाहन फाउंड्री से लिया गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 2-3 चीज़ें आपको याद रखने वाली है। यहाँ से ध्यान से देखना, नाहन फाउंड्री कहाँ पर है, ये आपको सिरमौर में देखने को मिलेगी। 1867 के आस पड़ोस में ये सेटअप हुई थी, और हिमाचल प्रदेश की पहली ये क्या है, आयरन फैक्ट्री है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और शमशेर सिंह के टाइम में ये क्या हुई, शमशेर सिंह है, उनके टाइम में ये क्या हुई थी, ये सेटअप हुई थी। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट के होने के साथ साथ ही ये जो चीज़ है ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बातचीत करें तो रेणुका जी जो तीर्थ स्थल है वो आपको पता है, रेणुका जी तीर्थ स्थल, रेणुका झील भी है, और उसी के आस पड़ोस में ये रेणुका स्थल भी है। और रेणुका जो झील है उसे एक
मतलब ग्रेट झील माना जाता है, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और इसका संबंध जो है जमदग्नि ऋषि मतलब की पत्नी है और परशुराम की माँ है। ये भी आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। तो उसके आस पड़ोस में महल देखने को मिलता है और इसका जो संबंध जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ से हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को आप क्या कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। आगे जो नेक्स्ट वन जो चीज़ है वो इस तरह है, ध्यान से सुनना। आगे जो आर्टिकल है, हमीरपुर के धीर में, देखिए धीर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, पर ये जो एक सम्मेलन हुआ और यहाँ से कुछ एक चीज़ हम सीखने वाले हैं। विधिक साक्षरता शिविर आयोजित हुआ। विधि का मतलब होता है कानून के बारे में लोगों को अवेयर करना, कानून के बारे में क्या करना, लोगों को अवेयर करना। और इसके तहत क्या किया गया कि ये जो राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जिसको नालसा बोलते हैं, जिसको क्या कहेंगे, नालसा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नालसा, NALSA, नेशनल लीगल अथॉरिटी जिसको हम कहेंगे। तो नालसा जो है, इसकी जो स्थापना की गई थी 1987 में की गई थी और इसका उद्देश्य जो था, जो हमारा आर्टिकल 39A है DPSP का, इसमें निशुल्क न्याय की बातचीत की गई है। और इस निशुल्क जो निशुल्क मतलब न्याय है, आय नहीं बोलेंगे, न्याय है, उसको सेटअप करने के लिए क्या किया गया है, जो नालसा बनाया गया है। और ये क्या करता है, जो व्यक्ति गरीब है उनको न्याय प्रदान करने का काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। इसके ऊपर यहाँ पर क्या की गई, चर्चा की गई और बोला कि इस जो योजनाएं हैं 1987 का जो नालसा एक्ट है उसके तहत वो गरीबों तक पहुँचनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिजली फ्री है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजली ज़्यादा खर्चे, बिजली की बचत करें। और इससे क्या होगा, हम सरप्लस में अगर बिजली बचा लेते हैं तो कहीं ना कहीं उससे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और उस अर्निंग से रोजगार की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। जितने भी लोग हैं जो अगर बिजली फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या करें, फ्रीली उसको यूज़ करें। उसके बाद मुख्यमंत्री जो हमारे अभी बने हुए, जिनका नाम सुखविंदर सुक्खू जी है, मुख्यमंत्री ने जाखू मंदिर में क्या की, प्रार्थना की। तो जाखू मंदिर कहाँ पर है, तो पहली बात, जाखू मंदिर आपको पता होगा शिमला में है। और शिमला में ये जो जाखू मंदिर है, ये जाखू पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको अच्छे से याद रखना। और हमारे जो पवन सुत हनुमान जी हैं उनको समर्पित है। ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से कुछ एक और अन्य चीज़ें जो हमें याद रखनी है, जैसे मैं पीछे भी बता चुका हूँ, जो हमारे राजनीतिक सलाहकार है सुनील शर्मा जी, उनके साथ थे और उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ थी। इससे ज़्यादा हमें कुछ याद नहीं रखना है। साथ में विद्या स्टॉक्स से भी मिले। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है आने वाले समय में कि जो बोहमिया निवास है वो कहाँ पर स्थित है। तो बोहमिया निवास जो है ये शिमला में स्थित है और ये विद्या स्टॉक्स का क्या है, निवास स्थान देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें जो थी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो मतलब सेक्शन है वो इस तरह है, महान हस्तियों की जीवनी पढ़कर उनसे प्रेरणा ले। ये हमारे जो राज्यपाल जी है मतलब राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो उनकी बातचीत यहाँ पर की गई है। तो इनका नाम याद रखना ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे अभी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है वो यही है। तो इनका नाम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बच्चों को बताया कि आपको क्या करनी चाहिए, जो बायोग्राफी है उसको पढ़ना चाहिए और उससे मोटिवेट होकर आगे बढ़ना चाहिए। जो समस्याएं हैं उससे जूझते हुए, हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा, देश का विकास भी होगा और आपने जो टारगेट फिक्स किया है अपने जीवन में उसको भी आप पालोगे। ये बातचीत जो हमारे राज्यपाल जी है डॉक्टर राजेंद्र अर्लेकर, उन्होंने ये बात कही। आगे नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम बातचीत करें तो जो सुखविंदर सुक्खू जी CM बन चुके हैं, अब कैबिनेट का गठन कुछ दिनों में होने वाला है। तो जो कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला जी हैं, उन्होंने भी इनको बधाई भी दी और साथ में ये शिष्टाचार के तौर पर भेंट भी की।
अब यहाँ से हमें 2-3 चीज़ें सीखनी है कि अभी जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए उनकी संख्या कितनी है। उनकी संख्या 14वीं है और हमारे ये सीएम कितने हैं, तो ये 15वें सीएम हैं। कितने सीएम हैं? जो 15वें सीएम हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो 15वें सीएम हमारे सुखविंदर सुक्खू जी है। ये हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है। इसके अलावा आगे चलते हैं तो आगे जो है, आगे किस तरह का जो पैटर्न है आपको देखने को मिलेगा। जो आगे वाला जो पैटर्न है तो इस तरह का पैटर्न है। आप देखते हैं कि आगे जो न्यूज़ लगी हुई है, नरेश चौहान व गोकुल बुटेल प्रधान सलाहकार नियुक्त। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो ये नरेश चौहान व गोकुल बुटेल प्रधान सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो जो ठियोग है, ठियोग में भी क्या हुआ, एक साक्षरता शिविर आयोजित हुआ जिसके तहत वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, नालसा जो एक्ट है उसके तहत जो प्रोविज़न किया गया है वो वाली शिक्षा वहाँ पर दी जाएगी। किस तरह जो गरीब व्यक्ति होता है एक निःशुल्क न्याय प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ से, जो हमारा ये ठियोग है, तो ठियोग जो है, ठियोग हिमाचल प्रदेश में मिलने वाली पहली रियासत थी। जब हमारे प्रदेश का गठन हुआ 15 अप्रैल की बातचीत है और 15 अप्रैल 1948 को जब गठन होता है तो उस वक्त ठियोग जिसके संस्थापक जो हमारे जयचंद जी थे, उनके मतलब उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये पहली रियासत है जो हमारे हिमाचल प्रदेश में मिलने वाली रियासत है। तो यहाँ से ये चीज़ें जो है आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं और आगे चलने से पहले आपको अन्य चीज़ें भी याद रखनी है क्योंकि ये अन्य चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए, ये है आपका जो नव संकल्पों की सरकार। तो हमारे जो प्रदेश के अंदर सरकार का गठन हो गया है। 40 सीटों पर कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ है और 25 सीटों पर जो बीजेपी है वो विपक्ष में बैठेगी, क्योंकि विपक्ष में अगर बैठना है तो कुल सीटों का 110 चाहिए होता है। तो इनके पास बिल्कुल है, 110 जो होता है वो चाहिए होता है विपक्ष में बैठने के लिए। तो इनके पास पूरी मतलब ये क्राइटेरिया पूरा है जो हमारे संविधान में लिखा हुआ क्राइटेरिया है। इसके अलावा मैं आपको पीछे बता चुका हूँ 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव जो करवाए ये सेंट्रल जो इलेक्शन कमिश्नर था उन्होंने करवाए हैं। अब जो उन्होंने डिक्लेरेशन किया था कांग्रेस ने, तो वो आपके सामने है, आप सभी को पता होगा, इसको मैं रीड नहीं करूँगा। और दूसरी बात क्या है कि आपको अच्छे से याद रखना कि क्या क्या डिक्लेरेशन किया था। और ये जो इन्होंने डिक्लेरेशन किया है घोषणा पत्र में, वो 5 साल के अंदर ये डिक्लेरेशन फुलफिल करने का इन्होंने वादा किया हुआ है। आगे नेक्स्ट वन जो आपके सामने आर्टिकल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज जो है इसकी रेलेवेंसी और भी बढ़ गई है। कैसे, देखिए ध्यान से सुनना। डिजिटल डिटॉक्स से रखें आदतों में स्वस्थ संतुलन। इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में अभी जो डिजिटल का ज़माना है, कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हुआ, उसके साथ ही दोष भी, मतलब आप उसके साथ ही हानियाँ भी हुई। मेरिट और डीमेरिट आपको दोनों देखने को मिलते हैं। तो पहली बातचीत अगर हम करें तो जो इसके डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है, तो डिजिटल डिटॉक्स की बातचीत जो चली है, तो डिजिटल डिटॉक्स में हम अगर जब पढ़ें तो आपको बिल्कुल एक चीज़ काफ़ी अच्छे से याद रखनी है कि डिटॉक्स का अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से, जैसे कि हम बातचीत करें स्मार्टफोन, कंप्यूटर या अन्य जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके साथ जुड़े रहना और लंबे समय तक जुड़े रहना। अब यहाँ पर ये बात कही है कि जब व्यक्ति, आज का दौर इंटरनेट का है और जब इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा रह रहा है तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स कह रहे हैं। और ये डिजिटल डिटॉक्स है। इस डिजिटल डिटॉक्स में क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिए, ये क्या हो गया बीच में, अच्छा अब ठीक है। तो ये जो डिजिटल डिटॉक्स है, इससे क्या हो गया कि तनाव आ गया है, हम दूसरों से बातचीत करने से परहेज कर रहे हैं और
हम जो हमारा जो ज़्यादा ध्यान है वो स्मार्टफोन की तरफ है, और जो नेचर है, नेचर यानी कि जो हम पहले व्यायाम करते थे, सैर पे जाते थे, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होता था, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो इसमें जो हमारे अनुभव है, जो भावनाएं हैं, वो भी आहत हो रही है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करेंगे तो जो युवाओं का तो इससे भी बुरा हाल है। जो युवा है वो तो इस सोशल मीडिया में इतने डूब गए हैं कि अगर हम बातचीत करें तो उनका तो बुरा हाल है। उन्हें तो फैमिली के मेंबर के साथ कई बार बात करने तक का समय नहीं मिल रहा है। तो ये किसके माध्यम से ऐसा पता चल रहा है? तो ऐसा पता जो एक स्टडी आई है ऑनलाइन, उसके आधार पर ये बातचीत सामने आई है कि जैसे कि स्नैपचैट की बातचीत करें, फेसबुक की बातचीत करें, इसके अलावा और कई अन्य जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से बच्चे क्या है उसमें इंडल्ज हो गए हैं, कई गेम्स खेल रहे हैं जो फिजिकल फॉर्म वाली गेम नहीं है, वो डिजिटल गेम है। इससे उन्हें तनाव ज़्यादा हो रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर उस लगे रहते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक साइंटिफिक क्वेश्चन है ये, डोपाइन सिग्नल हमारे माइंड से निकलता है और जो मिड ब्रेन होता है वहाँ से निकलता है। ये उन्हीं चीज़ों को करता है जिससे हमें आनंद मिलता है और ज़्यादा आनंद की तरफ ही आकर्षित होता है। अब होता क्या है कि जो आज की जनरेशन है, आज का जो मतलब पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया की तरफ तो आकर्षित हुई है, और डिजिटल मीडिया की साइड आकर्षित होने पर उन्हें पोस्ट करना, उन्हें किसी की मतलब पोस्ट देखना, ये काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी लंबे समय तक इसमें इंडल्ज रहते हैं। तो ये डोपाइन रसायन है, ये हमारे माइंड से निकलता है और क्या होता है कि उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। और अब इसके अलावा वो जो भी व्यक्ति इसमें इंडल्ज है उनको अन्य चीज़ों को करने में आनंद नहीं आता है, और वो जो नेचर है, जो अपने मतलब दोस्त है या फैमिली है, वहाँ से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्योंकि डोपाइन जो हार्मोन है वो क्या करता है, वो जो चीज़ एक बार उसको पसंद आ जाती है उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इसकी तरफ आकर्षित हो रही है, और इससे वो शारीरिक और मानसिक तौर पर क्या फील कर रही है, तनाव फील कर रही है। तो यहाँ पर डिजिटल कल्याण के आधार पर अगर हम बातचीत करें तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो इसके नकारात्मक प्रभाव की बातचीत की है, और ये डोपाइन की बातचीत की है, मिड ब्रेन से निकलता है, और साथ में जो तनावग्रसित होना, और कई बार चलते चलते फ़ोन को चलाते वक्त क्या होना कि किसी से टकरा जाना, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। चिड़चिड़ापन, और घर में अच्छे से बात ना करना, परिवार के साथ अच्छे से मिंगल ना होना, मिल ना पाना, वो जो संस्कार थे उसका ट्रांसफर ना हो पाना, ये कहीं ना कहीं डिजिटल जो मीडिया है उसका एक नेगेटिव पक्ष है। इसके अलावा यहाँ पर राइटर ने ये लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए, एक दिन डिजिटल उपवास रखना चाहिए। मीन्स हमें फ़ोन को दूर रखकर कहीं ना कहीं मनन करना चाहिए कि एक समय ऐसा था जिस समय में फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लोग कैसा अनुभव करते थे, वो अनुभव लेना चाहिए। तो ये चीज़ जो थी यहाँ पर मैंने आपसे कही। तो मेरे विचार से आप क्या यहाँ इस आर्टिकल को समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधि का प्रश्न। देखो विधायिका क्या होती है, पहले तो इसको समझिए। विधायिका का मतलब है जो हमारा राज्य होता है, कोई भी राज्य होगा, विधायिका, वहाँ पर कानून बनाने वाली संस्था। तो कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहेंगे? कानून बॉडी। अगर मैं बोलूँ तो कानून बॉडी। तो कानून बॉडी जो होती है उसको क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। राज्य के अंदर, सॉरी ठीक तो बोल रहा हूँ, राज्य के अंदर कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। अगर हम बातचीत करें तो विधायिका में जो अभी या जो हम बातचीत करें, जो विधानमंडल है, कहीं ना कहीं विधानमंडल जो है या विधानसभा है, उसमें जो महिलाओं की संख्या है वो काफ़ी कम आंकी गई है। जो अभी के इलेक्शन हुए, जो 14वीं विधानसभा के इलेक्शन हुए, और साथ में हमारे जो 15वें सीएम हमारे माननीय सुखविंदर सुक्खू जी बने, और डिप्टी सीएम जो हमारे हरोली से बने। बताइए डिप्टी सीएम जी कौन बने हैं? तो एक आर्टिकल लिखते हैं राइटर, और यहाँ पर ये प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं कि हमारे समाज में अभी भी पुरुष प्रधानता, और जी बिल्कुल है। इससे चाहे आप इस बात को माने या ना माने, प्रधानता जो है अभी भी पुरुष प्रधानता की मानसिकता है हमारे देश के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष जो बोलेंगे वही महिलाएं करती है,
और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो ये राजनीति में जो हमारे अभी 14वीं विधानसभा के इलेक्शन हुए उसमें महिलाओं का अगर हम रेशो देखें तो काफ़ी कम है, नामात्र हम इसे नेगेटिव कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा है ठीक समुद्र में पड़े उस जाल में फंसी मछलियों की तरह है, जिन्हें समुद्र तो दिखाई देता है मगर उनके लिए बुने गए जाल का एक एक धागा उनको मर्यादाओं, भावनाओं और फर्ज रूपी बंधनों के चलते जाल से निकालने की इजाजत नहीं देता। देखो काफी अच्छे से कंपैरिजन किया है राइटर ने कि देखिए उन्हें किस तरह मतलब जाल बिछाया हुआ है कि उन्हें समुद्र तो दिखाई देता है, समुद्र तो दिखाई देता है, पर ये जो जाल है इस जाल को पार करके वो उस समुद्र में नहीं जा सकती है। तो समुद्र जो है संसार की बातचीत की है, ये पुरुष प्रधानता समाज जो है उसकी बातचीत की है। इस पुरुष प्रधानता के समाज ने, इस मानसिकता ने, इसका नतीजा क्या हुआ कि अभी हाल में हिमाचल प्रदेश के जो इलेक्शन हुए इसमें क्या हुआ, 68 विधानसभा की सीटें थी, केवल एकमात्र महिला चुनी गई। हैरानी वाली बात है। तो ये हैरानी वाली बात जो है इसी को हमारे जो राइटर है वो क्या कहते हैं कि महिलाओं को जो राइट दे के रखे ना वो कागजी है। वास्तविक तौर पर प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो ये नज़ारा क्या है। अगर हम बातचीत करें तो चुनावों में 49% महिलाओं को अनदेखा किया गया है। क्यों? क्योंकि जो 49% वोट है वो किसका है? महिलाओं का है। महिलाओं द्वारा अपने हक में बातचीत की जाती है, नहीं की जाती है। तो ये आपके सामने जो डाटा रखा मैंने वो आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पुरुषों का पलड़ा भारी है। तो हमारी महिलाएं क्यों पीछे रहे? राइटर ये बोलते हैं क्योंकि वो सारी जगह काम करती है, खेतों में वो काम करती है, घर का सारा काम करती है, पशुओं की जिम्मेदारी उठाती है, एक माँ के तौर पर काम करती है, एक बहन के तौर पर काम करती है। तो फिर यहाँ राजनीति में क्यों ऐसा? तो ये मुश्किल बोलता है, मुझे मुश्किल कहते हुए एक मुश्किल सी फील हो रही है। राइटर की ये भावनाएं हैं कि हम जिन महिलाओं की बातचीत करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, वुमेन की सशक्तिकरण की बातचीत कर रहे हैं, वुमेन आगे आएगी, तो इससे क्या साबित होता है? तो ये जो महिलाएं हैं, पहाड़ी महिलाएं, कहीं ना कहीं अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो पिछड़ी हुई है। अगर हम पुरुष प्रधानता की बातचीत करें तो जी हाँ, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी पुरुष प्रधानता है। तो फिर राइटर लिखते हैं कि हम कहाँ जी रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हमारे भारत का मनु कहा जाता है, वो मनु अभी क्या सोचते होंगे? जो लॉ मिनिस्टर है, जो संविधान के आर्किटेक्टर कहा जाता है, जिनको फादर कहा जाता है, जो दलितों के उत्थान की बातचीत करते थे और महिलाओं के उत्थान की बातचीत करते थे, तो हम उन BR अम्बेडकर को क्या जवाब देंगे? ये राइटर की क्या है, कल्पना है। तो जब आप सारी की सारी ये बातें पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगर कहीं आपको वुमेन के एम्पावरमेंट के ऊपर लिखने के लिए आ जाए तो आप इसके जो डीमेरिट है, जो पक्ष विपक्ष होते हैं, उसमें जो विपक्ष वाला पोर्शन है वो ये लिख सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं अभी हाल में ही जो हमारे हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन हुआ उसमें देखने को मिला। तो अगर हम बातचीत करें तो राइटर ये लिखते हैं कि देखो, महिलाओं को अगर हक दिलवाना है तो हमें उनके लिए स्टेप उठाना पड़ेगा। जिस तरह पंचायतों की तरह हमें क्या करना पड़ेगा, विधानसभाओं और जो संसद में 33% आरक्षण देना पड़ेगा, और जो आरक्षण बिल है उसे जल्दी से लागू करना पड़ेगा। तभी जाकर क्या होगा, हमारे प्रदेश के जो मतलब हमारे जो देश के राज्य हैं उसमें महिलाओं की एम्पावरमेंट हो पाएगी, उनकी भागीदारी हो पाएगी। जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये पुरुष प्रधानता वाली जो लड़ी है, पुरुष प्रधानता जो मानसिकता है, उसको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये स्टेप उठाना जरूरी है। 75 साल बीत गए और 75 साल के बाद अगर ये दशा दिशा है तो इसका मतलब क्या है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हमारे संविधान में भी महिलाओं के राइट की बातचीत की है। जो 15 आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी के साथ जाति, जन्म, लिंग या अन्य जो आधार कई बनाए हुए हैं उसके आधार पर मतभेद नहीं किया जाएगा। पर राइटर लिखते हैं कि ये कैसा मतलब व्यंग्य है कि अगर हमारा संविधान ऐसा कहता है तो हम प्रैक्टिकली कहाँ पर जी रहे हैं। 19 में उन्हें 6 टाइप के राइट दे के रखे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार दे के रखा है। पर जब वो विधानसभा में ही नहीं जा पाई तो स्वतंत्रता का अधिकार कैसा रहा? क्योंकि वहाँ पर संसद की जो विधानमंडल होगा वहाँ पर बोलने के लिए उसकी सदस्यता चाहिए, अगर वहाँ पर आपको अंदर जाकर बोलना है तो
तो ये जो है ये क्या बोल रहे हैं कि स्त्रीलिंग होने के नाते उन्हें क्या किया गया है, उनके मौलिक अधिकार से भी वंचित किया गया है, कहीं ना कहीं उनका जो रेशो है नामात्र है। इसके अलावा वो 2011 का डाटा उठाते हैं कि उस वक्त हमारी पॉपुलेशन 68.64 लाख थी। इसी के आधार पर अभी भी चुनाव हुए हैं, पर पिछले 10 वर्षों में हमने 6.59% बढ़ोतरी की है। और इसमें जो हमारा सेक्स रेशो है, 1000 पुरुषों के पीछे जो 972 महिलाएं हैं, वो भी कहीं अच्छा है। पर ये जो राजनीति का मतलब अच्छा जो फेज नहीं देखने को मिलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कहीं ना कहीं हम इस मामले में पिछड़े हुए हैं। और अगर हम साक्षरता दर की बातचीत करें तो कहीं ना कहीं अच्छी है, पर इसके साथ ही ये सारे के सारे ब्यौरे रखना, हम सेक्स रेशो है वो अच्छा है हमारा, साक्षरता दर हमारी अच्छी है, पॉपुलेशन के मामले में देखें तो हम अच्छे हैं। और अन्य जो वो एग्जाम्पल रखते हैं कि अन्य जो फील्ड जैसे खेत की बात करी है, घर के काम की बात की है, एक माता एक बहन के रूप में बातचीत की है, कहीं ना कहीं वहाँ समान है, पर ये राजनीति से क्या है वो अनजान है। ये बातचीत हमारे जो राइटर है इस यहाँ पर कह रहे हैं। तो कहते हैं लास्ट में कि आरक्षण होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये आरक्षण नहीं हुआ तो इसका तात्पर्य ये होगा कि कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अच्छे से समझ गए हैं तो आपको इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। आप जहाँ भी हो, जिस जगह पर भी हो, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। आपको अपना ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है, इसके साथ ही बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान। ये होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।